Hello everyone, this is Vishal here. Welcome to my channel, welcome to this course. और जल्दी से एक बार हम लोग पीछे देख लेते हैं कि हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या किया और उसके बाद फिर हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो बट बिफोर गोइंग फर्दर आप लोगों से फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ये वीडियो को। तो चलते हैं और देखते हैं कि लास्ट वीडियो में टू वीडियोस में हम लोगों ने रेस्पिरेशन के बारे में समझा था कि क्या रेस्पिरेशन बेसिकली होता है, रेस्पिरेशन का नीड क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हम लोगों ने समझा था। साथ ही साथ हम लोगों ने बेसिकली देखा था कि सेल एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जहां पर हम लोगों का रेस्पिरेशन होता है। तो बेसिकली वेयर डज इट टेक प्लेस, कहाँ होता है, ये हम लोगों ने देखा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने बेसिकली एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो हम लोगों ने देखा था। रेस्पिरेशन और कंबशन में क्या रिलेशनशिप है ये हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली रेस्पिरेशन इज इक्वल या इक्विवेलेंट टू कंबशन होता है और दो फॉर्मूला से या दो एग्जाम्पल से मैंने आप लोगों को समझाया था। रेस्पिरेशन वर्सेस फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच का रिलेशन, ये हम लोगों ने देखा था। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन कितने टाइप का होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनाबॉलिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट में जब ये एनाबॉलिक रेस्पिरेशन होता है तो इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। दैट इज ओनली बिकॉज ये आपका इथेनॉल प्रोड्यूस करता है एज ए बाई प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हम लोगों ने एनारोबिक रेस्पिरेशन, मसल्स में जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम लोग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के कहते हैं बिकॉज वो लैक्टिक एसिड को रिलीज करता है एज ए बाय प्रोडक्ट। उसके बाद फिर हम लोगों ने बेसिकली समझा था कि एटीपी क्या है। नाउ अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन का कौन कौन सा स्टेजेस होता है। तो बेसिकली रेस्पिरेशन का दो स्टेजेस होता है, पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है ये आप लोगों को समझने का ज़रूरत होता है। और मोटा मोटी लोगों को क्या समझ में आता है जब रेस्पिरेशन हम लोग पढ़ लेते हैं या इवन एट द कोर्स ऑफ टाइम कुछ दिन के बाद में क्या होता है हम लोगों के पास में वो रेस्पिरेशन वाला पार्ट, मतलब जैसे नॉस्ट्रिल हुआ, फिर उसके बाद फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया या फिर लंग्स हो गया। तो रेस्पिरेशन सिस्टम बेसिकली इंसान को लगता है कि हाँ ठीक है चलो यही रेस्पिरेशन सिस्टम है जहाँ पर रेस्पिरेशन होता होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो भी सांस लेते हैं उसको बेसिकली हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, वहाँ रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। बट ये इंटायर रेस्पिरेशन पार्ट जो होता है इसको हम लोग दो पार्ट में समझ सकते हैं। पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जहां पर ब्रीदिंग होता है, मतलब कि आगे चल कर के आगे स्लाइड्स में मैं डिफरेंट पार्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि कौन कौन सा पार्ट का काम क्या क्या होता है। बट बेसिकली एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इंक्लूड विथ ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंजेस। Like breathing, it is the process of taking the required gas and give out waste or unrequired gas। मतलब कि एक ऐसा गैस जो कि ऑर्गेनिज्म आउटर इन्वायरमेंट से अपने बॉडी के अंदर में लेता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं ब्रीदिंग। एंड इट इन्वॉल्व्स विथ टू प्रोसेस, वन इज इनहेलेशन एंड सेकेंड इज एक्सहेलेशन। दूसरा होता है गैसियस एक्सचेंज, इट टेक प्लेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलर एयर। मतलब ब्लड और एल्वियोली के बीच का जो एक्सचेंज होता है इसको हम लोग कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, और ये होता है एल्वियोल और मतलब एल्वियोलर वॉल और ब्लड के बीच में। ये क्या होता है और कैसे होता है ये हम लोग आगे चल करके समझ। सो इट इज द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन आर्टेरियल ब्लड एंड द बॉडी सेल। बॉडी सेल और ब्लड के बीच का जो एक्सचेंज होता है गैसियस एक्सचेंज, उसको हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले कि प्लांट रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, और उसके बाद एक्चुअली में जो ह्यूमन रेस्पिरेशन होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो प्लांट रेस्पिरेशन कहाँ होता है? जनरली प्लांट्स डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन टू परफॉर्म दिस फंक्शन। दे एक्सचेंज देयर गैसेस फ्रॉम स्टोमेटा और इंटरसेलुलर गैप बिटवीन द सेल्स थ्रू आउट द बॉडी। प्लांट के लीव्स में
उसके बैक साइड में जो लोअर एपिडर्मिस होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर ये प्लांट का लीफ है, ठीक है, ये आपका लीफ है, तो ये लीफ का अगर अपर साइड है तो इसको अपर साइड को कहते हैं एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, और इसका जो बैक साइड होता है जो कि लाइट कलर का होता है उसको हम लोग कहते हैं लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर में स्टोमेटा होता है। और तो बेसिकली स्टोमेटा जो होता है लीव्स का, वो एक ऐसा पार्ट है जहां से गैसियस एक्सचेंज करता है प्लांट, ठीक है। अगर आपको स्टोमेटा के बारे में या स्टोमेटा फंक्शन कैसे करता है इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी लेना है तो प्लीज़ फॉलो माय कोर्स न्यूट्रिशन, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप इसको एक बार ज़रूर देखें, वहाँ पर मैंने गैसियस एक्सचेंज किस तरीके से करता है प्लांट लीव्स, वो मैंने ऑलरेडी उसमें दे रखा है। नाउ ईच स्टोमेटा इज बॉर्डेड बाय अ पेयर ऑफ किडनी शेप्ड गार्ड सेल पेयरिंग क्लोरोप्लास्ट इन देम, ठीक है। नाउ इन रूट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो रूट्स होता है, रूट्स में इस तरह का कोई स्टोमेटा नहीं होता है, इसी वजह से गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो आपका डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है। नाउ प्लांट के ऊपर में क्या होता है कि प्लांट के पास में स्पेशल कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जो कि डाइजेशन या रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। नाउ इन स्टेम्स गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स थ्रू स्मॉल पोर्स इन द स्टेम्स कॉल्ड लेंटिकल्स, ओके। नाउ अब होता क्या है कि रात के समय में, ठीक है, जिस समय में लाइट नहीं रहता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी ऑकर हो सकता है जब किसी तरीके का एनर्जी को वो ले सके। लाइक जब सनलाइट वो लेता है एज एन एनर्जी, तो वो उस एनर्जी को, मतलब सनलाइट में जो फोटोन होता है उसको यूज करके वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में ग्लूकोज को फॉर्म करता है, ठीक है। तो जब रात का समय रहेगा तो किसी तरीके का फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एज की लाइट नहीं है और लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो उस समय में क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट्स होगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट के अंदर में रहता है वो एलिमिनेट करता है। नाउ ड्यूरिंग डे टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है, दिन के समय में प्लांट रेस्पायर करता है और रेस्पायर करने के बाद में आपका कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, बट बेसिकली लाइट होने की वजह से क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद में क्या होता है कि इस ऑक्सीजन को वो रिलीज करता है, ठीक है। तो ये प्लांट का फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट है। ये बेसिकली अगर आप हम मेरा प्रीवियस वीडियो न्यूट्रिशन अगर देख लेंगे तो अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं एनिमल रेस्पिरेशन, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस कोर्स का। एनिमल रेस्पिरेशन हम अगर ह्यूमन के बारे में ले ले, नॉट ह्यूमन, जैसे हमारे पूरे प्लैनेट के ऊपर में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं। कुछ एम्फीबियन हैं, कुछ मैमल हैं, कुछ पैरासाइट्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, कुछ फंगाई भी हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं जो कि रेस्पिरेशन या एयर को कंज्यूम करते हैं स्किन के द्वारा, अपने बॉडी के स्किन के द्वारा करते हैं, वाइल अदर्स थ्रू स्पेसिफिक ऑर्गन्स कॉल्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। कुछ ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि स्किन से एयर को ब्रीथ करता है और उसके बाद रेस्पायर करता है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखेंगे तो उन ऑर्गेनिज्म के पास में एक खास रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, मतलब एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम रहता है जिसमें कि ढेर सारा ऑर्गन्स मिल करके ब्रीदिंग करता है और रेस्पिरेशन को प्रोसेस करता है। नाउ दीज ऑर्गन वर्क टुगेदर कंस्टिट्यूटिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नाउ ये जो ऑर्गन्स होता है वो, मतलब ढेर सारा जो ऑर्गन्स रहेगा वो अपना मतलब सेपरेट ऑर्गन्स अपना सेपरेट वर्क करता है, और ऑल टुगेदर ये इंटायर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को ऑकर करता है। नाउ फॉर एफिशिएंट गैसियस एक्सचेंज रेस्पिरेटरी शुड बी, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम को अगर अच्छे तरीके से गैसियस एक्सचेंज करने का ज़रूरत पड़े तो उसके पास में क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, मतलब उसके पास में थिन वॉल्ड होना चाहिए, मॉइस्ट फॉर स्पीडी डिफ्यूज़न होना चाहिए, लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए और रिच इन ब्लड सप्लाई होना चाहिए। नाउ अब हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मतलब ह्यूमन बीइंग को एज एन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ज़्यादातर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या एनिमल्स हैं वो ज़्यादा उन सबों के रेस्पिरेटरी सिस्टम लगभग एक ही तरीके से काम करते हैं,
ठीक है, तो हम लोग एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एज की ह्यूमन बीइंग ऑल्सो एन एनिमल, वो एक सोशल एनिमल होता है। ठीक है, यहां पर लाइक अदर एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग सर्व्स टू प्रोवाइड फ्रेश ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम दी बॉडी। हमारा जो बॉडी का सेल होता है या किसी भी एनिमल का बॉडी सेल होता है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है। एज की प्रीवियस स्लाइड में मैंने आप लोगों को बोला था कि रेस्पिरेशन इज इक्विवेलेंट टू कंबशन। कोई भी चीज जलने के लिए या बर्न करने के लिए ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। दैट्स वाई हमारा जो शरीर होता है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सके मतलब ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है सो दैट कि फूड को उसके प्रेजेंस में अच्छे तरीके से बर्न कर सके और एनर्जी को ले सके या एनर्जी को दे सके। नाउ अब हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि पूरे के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाता है। ठीक है, सबसे पहला होता है नॉस्ट्रिल्स। उसके बाद नॉस्ट्रिल्स आपने जाना, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स वेयर एयर इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर इनसाइड द नॉस्ट्रिल्स, मतलब नाक, नोज, उसको नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। आगे चल करके मैं फिगर फोटोग्राफ के हिसाब से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल्स के बाद में उसके पीछे साइड में नेजल पैसेज होता है जिससे कि एयर नॉस्ट्रिल से होकर के नेजल पैसेज के पास जाता है और नेजल पैसेज के बाद में फिर एक पाइप होता है छोटा सा, फेरिंग्स। नेजल चेंबर ओपन इनटू फेरिंग्स, इट पासेस द एयर इनटू लैरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है कि एयर जो कि हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं, जो कि नाक से होकर के नेजल पैसेज में चला गया, तो नेजल पैसेज से होकर के वो फेरिंग्स में चला जाएगा और फेरिंग्स के बाद में लैरिंग्स के पास में चले जाएगा। ठीक है, नाउ इट इज लोकेटेड इन द नेक एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट ट्रैकिया। इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। ओके, एयर फर्स्ट पासेस थ्रू फेरिंग्स एंड देन लैरिंग्स। आगे चल करके हम लोग देखेंगे कि कहां पर फेरिंग्स है और कहां पर लैरिंग्स है, सो to have a better understanding of our respiratory organ system। ठीक है, चलिए उसके बाद लैरिंग्स के बाद में एक खास ऑर्गन रहता है, मतलब वो डिवाइड हो जाता है, एक तरह का विंड पाइप। ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं नॉट डिवाइड होता है, एक ट्रैकिया होता है। एक ट्रैकिया एक विंड पाइप होगा। इट इज एन इनकम्प्लीट रिंग ऑफ कार्टिलेज कीप ट्रैकिया ओपन allowing the passage of air to the lungs and also prevent it from collapsing when there is no air in it। ठीक है, तो ये ट्रैकिया एक ऐसा विंड पाइप होता है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, और ये क्या करता है कि आपका एयर को फर्दर आगे लेकर के जाता है। ठीक है, नाउ उसके बाद फिर एक ब्रोंकाई होता है, मतलब कि यही ट्रैकिया आगे जाकर के दो पार्ट में, क्योंकि लंग्स हमारे पास में दो है, तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और ये जो डिवाइड पार्ट होता है इसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर फर्दर आगे जाकर के सब डिवाइड हो जाता है और ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको कि हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स अल्टीमेटली जाकर के एक ऐसा बलून लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है जिसको कि हम कहते हैं एल्वियोल्स। ये एल्वियोल्स ही एक ऐसा जगह है जहां से कि आपका ऑक्सीजन ट्रांसफर करता है ब्लड को। ठीक है, बेसिकली हमें सेल को एयर को सेल तक पहुंचाना है टू डू दी रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक है, नॉट एयर को, ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ऑक्सीजन तक पहुंचाने वाला जो ब्रीदिंग पार्ट होता है, जो ऐसा ऑर्गन्स होता है जो ज्यादातर ब्रीथ करता है और ब्रीथ करने के बाद में उसमें जो कंपोनेंट होता है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को लेकर के पहुंचाता है कहां तक, सेल तक। तो ये हम लोग डिटेल में आगे चल करके पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ अब जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, ठीक है, वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसी न किसी तरीके के केज में बंधा हुआ रहता है, मतलब किसी न किसी एक प्रोटेक्टिव लेयर के हिसाब से बना हुआ रहता है। अब ये प्रोटेक्टिव लेयर किस किस चीज से बना हुआ रहता है और किस किस तरीके से कवरिंग रहता है, ये हम लोग यहां पर देखेंगे। रिब्स जो होता है, इट इज द 12 पेयर ऑफ बोन्स, 12 हड्डियों का जोड़ा होता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, टू
फ्रॉम आउटर डैमेज। अगर मान लीजिए किसी तरह का आउटर डैमेज होता है तो उस डैमेज से बचाने वाला ये रिब्स होता है, समझेंगे। तो रिब्स बेसिकली आप समझ लीजिए हड्डियों का एक ऐसा ढांचा है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके बाद फिर आता है लंग्स। लंग्स एक ऐसा चीज है या एक ऐसा ऑर्गन है जो बेसिकली सांस लेता है, एक ऐसा मांस का टुकड़ा या एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बेसिकली आपके एयर को या फिर जो हम नॉस्ट्रिल से होते हुए एयर को अंदर ले रहे हैं वो अल्टीमेटली लंग्स में जाता है, और लंग्स से फिर उसके बाद आगे सेलुलर लेवल पर या ब्लड में वो जाता है। नाउ इंटायर जो एक्चुअली डायफ्राम एक ऐसा मस्कुलर पार्ट होता है जो कि पूरे के पूरे मतलब कि अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन के बीच का डिवीजन होता है, ठीक है। इट इज द मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन and form the base of chest cavity. During inhalation, it flattens and increases chest cavity so that air is sucked into the lungs while it relaxes during exhalation. सांस लेते समय में ये क्या होगा, फैल जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा और नीचे जाकर के उसको और सपोर्ट देगा, ठीक है। जब सांस हम लोग छोड़ने लगेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाने लगेगा तो ये और सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ करके हेल्प करेगा सो दैट कि लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर सके, ठीक है। कैसे ये होता है ये हम लोग यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेटरी ऑर्गन को देख लेते हैं कि क्या क्या ऑर्गन है। ये बेसिकली हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है, मतलब यहां से हम लोग सांस लेते हैं। नाक जो कि सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स के बाद फिर में लैरिंग्स पे चले जाता है, लैरिंग्स के बाद में फिर फेरिंग्स, ये हमारा हो जाता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद में फिर यहां पर आ जाता है हमारा ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई के बाद में ब्रोंकियोल्स। यहां से आप समझ सकते हैं इसको। ये बेसिकली नेजल कैविटी होता है, ठीक है, जहां से एयर इनटेक हो रहा है, सांस हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद फिर यहां पर एक आ जाता है पार्ट, ठीक है, जो कि कहलाता है फेरिंग्स। ये एक ऐसा जगह है जहां पर आपका खाना, ठीक है, इस जगह पर मतलब कि एक ऐसा वाल्व रहता है जो कि खाने को अलग पाइप में लेकर के जाता है और एयर को अलग पाइप में लेकर के जाता है। उसके नीचे में आता है लैरिंग्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में बताया था कि लैरिंग्स एक ऐसा पार्ट है यहां पर जिसकी वजह से हमारा आवाज भी बाहर निकलता है। यहां पर भी एक बोन का टुकड़ा होता है जिसकी वजह से हम लोग बोल पाते हैं या आवाज यहां से निकलती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहां से हम लोगों का एक विंड पाइप आता है जो कि इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये देखिए यहां पर इस तरीके का रिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, आउटर रिंग टाइप का दिखेगा, इस तरीके से बना हुआ रहेगा, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद फिर ये आकर के दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमारा लंग्स भी दो है, एक इधर है, एक लेफ्ट है, एक राइट है, और इसी वजह से ये दो पार्ट में इधर डिवाइड हो जाता है सो दैट कि एयर इधर भी जा सके और एयर इधर भी जा सके, ठीक। तो ये सब डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फिर आगे जाता है और आगे जाकर के ये सब डिवाइड होने लगता है जिसको कि हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो चीज होता है इसको हम कहते हैं लंग्स, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। तो बेसिकली यहां पर क्या होता है कि ये हम लोगों ने जान लिया कि हमारा शरीर या फिर हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन सा ऑर्गन है, कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है जो कि पूरे के पूरे ब्रीदिंग को हैंडल करता है। तो बेसिकली जो क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है वो ये समझते हैं कि ओके फाइन, यहां तक हम लोगों का जो पार्ट होता है यही हम लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और यही हमारा रिस्पायर करता है। मतलब रेस्पायर कहने का मतलब ये होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट एनर्जी यहां पर प्रोड्यूस नहीं होता है। यहां तक का जो भी काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रीदिंग का पार्ट हो रहा है, मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यहां पर होता है। तो अब जैसे एयर यहां से हम लोग लिए, ऑक्सीजन यहां पर लिए, और यहां आने के बाद में इसके लास्ट में इस तरह का जो पार्ट होता है वो बबल लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है जिसको कि हम कहते हैं एल्वियोल।
एल्वियोल तक का जो काम होता है, यहां तक ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन यहां से होने के बाद में फिर ब्लड से होकर के सेल तक में जाता है और सेल बेसिकली यहां पर रेस्पायर करता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसी तरह से जब रेस्पायर होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है तो वो उसी एल्वियोल के थ्रू होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए और ब्रोंकाई तक आता है, ब्रोंकाई से ट्रैकिया, ट्रैकिया से लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर उसके बाद नेजल कैविटी। तो गैसियस एक्सचेंज कहने का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन हम लोग इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग आउट कर रहे हैं, पाथ उसका सेम है। और यही जो पाथ होता है इसको हम बेसिकली कहते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इंक्लूड्स नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, उसके बाद फिर ब्रोंकाई, उसके बाद फिर ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स के बाद में एल्वियोली। तो आप लोगों के दिमाग में ये याद हो जाना चाहिए कि भाई ऊपर से लेके नीचे तक अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको याद करने का कोशिश करेंगे तो सारे ऑर्गन आपको याद हो जाएंगे। मतलब डायग्राम के बेसिकली जो लोग बायो में इंटरेस्टेड हैं उनको डायग्राम भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि डायग्राम जितना ज़्यादा आप फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपको दिमाग में आता रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप उसको याद करने का कोशिश करेंगे तो ईजिली आपको वो याद हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहां तक फ्रेंड्स, किस तरीके से ऑक्सीजन सेल तक पहुंचता है और सेलुलर लेवल तक पहुंचने के बाद किस तरीके से फूड को ब्रेक करके एनर्जी हमें रिलीज करता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज़ ख़राब भी लगता है, अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में आपको कुछ फ्लॉ भी लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं, सो दैट कि मैं और अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकूं और आपको बेटर से बेटर वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।